दोस्तों, आपको तो याद ही होगा तुर्की का वो एहसान फरामोशी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ किया था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, तो तुर्की पाकिस्तान को अपने खतरनाक ड्रोन भेजे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि तुर्की को एहसान फरामोश क्यों कहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था तो भारत तुर्की के लिए खाने पीने की सामग्री भेजा था, दवाइयां भेज रहा था। लेकिन यहां पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, तो वही तुर्की भारत के लिए क्या भेजा? भारत के लिए मौत का सामान भेजा। अपने ड्रोन, अपने खतरनाक ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को। मतलब कि अगर तुर्की के ऊपर अगर मुसीबत आया तो भारत तुर्की के लिए जिंदगी का सामान भेजा था। लेकिन वहीं अगर भारत के ऊपर मुसीबत आया तो वही तुर्की भारत के लिए मौत का सामान भेजा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद भारत ने तुर्की का जो हाल किया वो तुर्की जानता है। तुर्की के साथ जो व्यापार था, सेब का व्यापार था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जो मार्बल्स का व्यापार था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मतलब कि तुर्की का जो हाल हुआ वो तुर्की जानता है। इसलिए तुर्की जो है बहुत बुरी तरीके से एकदम भारत के ऊपर बौखलाया हुआ है। और तुर्की का बौखलाहट कारण एक प्रमुख कारण यह भी है कि आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जब लड़ाई चल रहा था, तो उस वक्त जो अजरबैजान है वो आर्मेनिया पर बहुत बहुत भारी पड़ रहा था। आर्मेनिया अपने इलाके से पीछे हटते जा रहा था और जो अजरबैजान है वो आर्मेनिया के इलाके को कब्जा करते हुए जा रहा था। मतलब कि उस लड़ाई में अजरबैजान मतलब जीता था। और उसका जीत का जो प्रमुख कारण है उसका ताकत नहीं था, उसका जीत का प्रमुख कारण उसका मुस्लिम कंट्री होना था। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो अजरबैजान है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मतलब मुस्लिम कंट्री है। और जो आर्मेनिया है वो ईसाई बहुल क्षेत्र है। तो अजरबैजान को मुस्लिम कंट्री के द्वारा जितना मदद मिला उतना आर्मेनिया को ईसाई बहुल कंट्री जो है उससे मदद नहीं मिला। आप लोगों को बता दूं कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जब लड़ाई शुरू हुआ था तो शुरुआत में लड़ाई एकदम बराबर था। लेकिन यही तुर्की अपना खतरनाक ड्रोन जब भेजा अजरबैजान को आर्मेनिया के ऊपर हमला करने के लिए, और जब अजरबैजान तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन से जब आर्मेनिया के ऊपर हमला करना शुरू किया तो आर्मेनिया पूरी तरीके से पस्त होने लगा और आर्मेनिया अपने इलाके से पीछे हटते चला गया और जो अजरबैजान है उसके इलाके में घुसते चला गया और उसके इलाके को कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, तो वही तुर्की अपने खतरनाक ड्रोन पाकिस्तान को भेजा था। और पाकिस्तान वही तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन से जब भारत के ऊपर हमला किया तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर उसके एक भी ड्रोन को भारत में गिरने नहीं दिया, उसको हवा में ही मार गिराया। तो जब एक चीज देखा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत का आकाश तीर सिस्टम है वो आर्मेनिया खरीद करके रखा था। ये बहुत अच्छी बात करके रखा था, वो अच्छी चीज करके रखा था। तो जब ये देखा कि अरे भारत वही तुर्की के खतरनाक ड्रोन को तो हवा में ही मार गिराया और ये जो आकाश तीर सिस्टम है इसको तो मैं खरीद करके रखा हूं, तो उसके बाद में जो आर्मेनिया है उस आकाश तीर सिस्टम से अजरबैजान के ऊपर हमला किया और सिर्फ हमला ही नहीं किया, अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस ले लिया। तो जब ये चीज जब तुर्की को पता चला और तुर्की देखा तो तुर्की पूरी तरीके से एकदम बौखला गया। क्यों बौखला गया? क्योंकि जो तुर्की ड्रोन के मामले में पूरी दुनिया में अपनी आप को बादशाहत मतलब हासिल किए हुए था, वो पूरी तरीके से उसका जो बादशाहत है खत्म हो गया। और तुर्की का जो खतरनाक ड्रोन था उसका जो बिक्री था उसके बिक्री पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो इसी कारण से जो तुर्की है वो भारत के ऊपर पूरी तरीके से एकदम बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो अब इस बौखलाहट के कारण जो तुर्की है वो अपनी दूसरी ताकत दिखाने के लिए भूमध्य सागर में अपने खतरनाक जो जहाज है उसको तैनात किया और खास करके वहां तैनात किया जहां पर भारत के जहाज गुजरते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं और भारत के सहयोगी जहाज गुजरते हैं। और उसका मंशा यह था कि वहां से गुजरने के एवज में, सुरक्षा के एवज में वहां पर वो वसूली कर रहा था। मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो वो हफ्ते मांग रहा था कि अगर यहां से तुम गुजरोगे तो मुझे कुछ दिए बिना आप नहीं गुजरेगा, और अगर गुजरोगे तो आपके साथ आगे जो है वो गलत हो जाएगा। और इसके जरिए वो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था
कि इससे भारत हमारे दबाव में आ जाएगा और भारत कहीं ना कहीं हमसे हार माने, ताकि पूरी दुनिया के सामने जो भारत का जो अस्तित्व उठ रहा है उसको थोड़ा सा धूमिल किया जाए। और इसमें चाइना जनाब भी तुर्की का साथ दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत अपनी सामूहिक सूझबूझ से बिना हमला किए उसके आधे से ज्यादा योजनाओं पर पानी फेर दिया। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो तुर्की है वो भूमध्य सागर में वहां पर 2000 जहाज को तैनात करके रखा था और उस जहाज का लोहा पूरा विश्व में माना जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर के समय जो तुर्की है वो अपने खतरनाक ड्रोन के मामले में तो मुंह की खा ही चुका है, लेकिन यहां पर वो ये सोच रहा है कि कम से कम अपने खतरनाक जहाज के द्वारा भारतीय जहाज को परास्त किया जाए, ताकि पूरी दुनिया को बताऊं कि हमारे जहाज भारतीय जहाज को परास्त कर दिए हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय जहाज को परास्त करके वो पूरी दुनिया में अपने जहाज को बेचना चाहता है या फिर कुछ सामान को बेचना चाहता है। मतलब भारत का स्टैंडर्ड इतना उठ गया है कि भारत के डिफेंस सिस्टम को तुम रोको और तुम्हारा सिक्का पूरी दुनिया में जम जाएगा। यह है भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत। तो जो तुर्की ने भूमध्य सागर में जो 2000 जहाज जो तैनात किए थे और वो जो 2000 जहाज जिस सर्वर से कनेक्ट थे, तो भारत ने सबसे पहले क्या किया कि उस सर्वर को ही जाम कर दिया। मतलब कि अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जो 2000 जो तुर्की के द्वारा जो भूमध्य सागर में जो जहाज तैनात किए गए थे, तो वो जो जहाज था जिस रडार से कनेक्ट था उस रडार के सिस्टम को भारत का जो सिस्टम है उस जहाज के रडार के सिस्टम को पूरी तरीके से चोक कर दिया। अब वो जहाज कहां है किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि समुद्र में कोई देखकर नहीं चलता है, वो रडार सिस्टम ही बताता है कि कौन जहाज कहां है और कौन जहाज कहां नहीं है। तो वो रडार सिस्टम ही चोक हो चुका है, मतलब उसको जाम कर दिया गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि तुर्की के सारे जहाजों में खलबली मच गया, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाया, सब के सब बिछड़ गए। उसके बाद में भारत ने अपने ड्रोन सिस्टम और स्पेशल ऑपरेशन टीम चलाकर तुर्की जितने भी जहाज थे अंडर सी ऑपरेशन के द्वारा सभी के सभी जहाज और पूरे के पूरे सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया। अब पूरे के पूरे जहाज और पूरे सैनिक अपने आका तुर्की को पुकार नहीं सकते, क्योंकि उनसे भी उसका कनेक्शन टूट चुका है। अब पूरे के पूरे उस सैनिक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत अब अगला कदम क्या उठाने वाला है। मतलब कि भारत उन सभी को अल्टीमेशन दे करके रखा है, 12 घंटे का अल्टीमेशन दिया है कि तुम इस इलाके को छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्यों भूमध्य सागर में तुर्की के जहाजों को रोक रहा है। तो इसका कारण आपको बता रहा हूं कि जो तुर्की है वो 450 समुद्री मील के क्षेत्र में अपने जहाजों को वहां पर फैला कर रखा है, और जब उस इलाके से कोई जहाज गुजरता है तो उस एरिया में अपना अधिकार जमा कर और अगल बगल के जहाजों को डर दिखाकर अवैध वसूली करता है। और इसी टाइप का हरकत भारतीय जहाजों के साथ करने के लिए सोचा, और ये भी सोचा कि कहीं ना कहीं भारत को यहां पर अगर पटकनी दे दें तो भारत को मानसिक तौर पर और पूरे विश्व में ये दिखाना कि हम भारतीय सिस्टम को मतलब झुका सकते हैं। लेकिन तुर्की यहां करने कुछ और आया और हो गया कुछ और। अब ऐसा लगता है कि जितने भी उटपटांग देश हैं उसे भारत के हाथों ही उसका गत लिखा हुआ है। अभी तुर्की का जो खतरनाक ड्रोन था वो पूरी दुनिया के सामने जीत रहा था, बहुत खतरनाक था, पूरी दुनिया में उसका मतलब लोहा मान रहा था लोग। लेकिन जैसे ही वो भारत के पास आया टाई फिश हो गया, उसका लुटिया डूब चुका। और अभी जो खतरनाक उसका जो जहाज था उसका भी क्या हुआ, उसका भी रडार को चुक कर लिया गया। मतलब कि पूरी तरीके से तुर्की जो हीरो बनने आया था वो अब जीरो हो चुका है। और आपको बता दूं कि केरल के तट पर ऐसे ही उड़ता हुआ एक हवाई जहाज अमेरिका का आया था, लेकिन उसे भी इसी तरह से चुक कर लिया गया था भारतीय इंजीनियर के द्वारा। तो इस तरीके से तुर्की का पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया है और तुर्की को एक डर सताने लगा कि जो मेरा खतरनाक ड्रोन था उसकी विश्वसनीयता तो खत्म हो ही गया, और अब मेरा जहाज है उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गया। और दूसरी तरफ भारत का डिफेंस सिस्टम और भारत अपने दुश्मन देश के जहाज के रडार सिस्टम को चोक कर लिया, तो इस मामले में पूरा दुनिया भारत का लोहा मानने लग गया। और भारत खुद भी सोच रहा है कि इस टाइप के डिफेंस सिस्टम को बनाऊं और बेचूं। तो इस तरीके से पहले से ही भारत के लिए एक अच्छा बाजार तैयार हो रहा है और तुर्की का जो बाजार है वो सिमटता जा रहा है। और इसका प्रमुख कारण ये भी है कि तुर्की जो अपने खतरनाक ड्रोन और अपने खतरनाक जहाज दुनिया के सामने
डेमो दिखाने के लिए लाया था, लेकिन देख लिया कुछ और कहते हैं ना कि चोर पहले चोरी करता है, उसके बाद में सीनाजोरी करता है। तो ये तुर्की बकलोल, एक गधा, पहले तो ये उटपटांग हरकत किया और उसके बाद में इस मैटर को लेकर के यूएन के पास चला गया, यूनाइटेड नेशन के पास चला गया और वहां पर जाकर के बोल रहा है कि भारत हमारे जहाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मतलब लन फन बहुत तरीके से बताया। तो वहां पर भारत के ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो तुर्की है वहां पर अधिकार जमाकर अवैध वसूली करता है, जो भी जहाज वहां से गुजरता है उसको डर दिखाकर वसूली करता है और ये हरकत चाइना के साथ मिलकर करता है। तो हमने तो केवल इसे समझाया है और एक कदम हम अपनी आत्मरक्षा में उठाया है। तो इस तरीके से वहां पर भी तुर्की मुंह की खाया और पूरे दुनिया के सामने उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और तुर्की ये सोचा था कि भारत पुराने डिफेंस सिस्टम को लेकर के चलेगा और भारत एक बार ऑपरेशन सिंदूर के समय जीत लिया तो क्या हो गया, और भारत हमारा मदद करता है तो क्या हो गया, भारत तो सीधा जैसे उसको मजा चखा देंगे और भारत डर जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि तुर्की समेत पूरे पश्चिमी देश को पता नहीं क्या दिमाग में उसका चलता है कि भारत, वो सोचता है कि भारत पुराने डिफेंस सिस्टम को लेकर के चलेगा, जबकि भारत की तरफ से उसे बार बार मैसेज मिलता है। अभी आप लोगों को बताया था कि अमेरिका का नंबर 1 जहाज जो कि अच्छी कीमतों पर बिकने वाला था, वो जहाज केरल के तट पर जासूसी करने आया था, तो उस जहाज को भी भारतीय इंजीनियर के द्वारा चौक कर लिया गया था, उड़ ही नहीं पा रहा था। उसका जो ड्राइवर है वो 2 दिन तक बारिश में भीगता रहा, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से उनको बार बार मैसेज मिलता है कि भारत अपडेट है, इंडिया हैज ए अपडेटेड सिस्टम। लेकिन लोग सोचते हैं कि भारत पुराने ख्यालात का है तो पुराने सिस्टम को रखता होगा, लेकिन पुराने ख्यालात का होना और पुराने सिस्टम को रखना दोनों में अंतर होता है। अगर कोई अपनी संस्कृति को मान रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने सिस्टम को रखता है, सिस्टम को अपडेट नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को बता दूं कि भारत जितना अपडेट सिस्टम रखता है उतना अपडेट सिस्टम कोई नहीं रखता। और इसमें इसरो का बहुत बड़ा सहारा लिया गया था। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसरो क्या है, तो आप लोग जान लीजिए कि इसरो भारत का एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो का सहारा ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी लिया गया था। और अभी कुछ समय पहले इसरो के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से बयान आया था, वो ये बात बोले थे कि आने वाले समय में जो लड़ाई होगा, जो युद्ध होगा, वो जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा, वो अंतरिक्ष में होगा। और जिस देश की अंतरिक्ष गतिविधियां फिट रहेगी वो देश डेवलप करता जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भारत ने तुर्की को औकात दिखा दिया, तुर्की को धूल चटाया है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है आपको कैसा लगा, ये जो एनालिसिस है आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।